वाईटी जयश्याम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले कादम्बरी कादम्बरी देवी की जीवनी, जो प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की। क्या संबंध है उनके बीच? ये साल है 1868, दिन है 5 जुलाई। एक छोटे से मामूली घर में जमींदार घराने की बहू बनकर जोड़ा संको ठाकुर बाड़ी में आई। 9 साल की कादम्बरी, जिसकी शादी हुई है मध्य उम्र के ज्योतिनाथ टैगोर से, बड़ी बड़ी आंखों से डोली के अंदर से अपनी नई दुनिया को झांक रही थी। कादम्बरी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी छोटी नदी की मछली का एक बड़े ही समंदर में मिल जाना। दिन भर आयोजन में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कादम्बरी की नजर उसी के हम उम्र के मोटोल गोल मटोल लड़के पर पड़ी, जो काफी देर से छुप छुप कर घर की नई बहू को देख रहा था। ये ज्योतिनाथ का छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर है। वो रिश्ते में कादम्बरी के तेवर, प्यार से लोग रवि कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे कादम्बरी इस घर के रंग में रंगने लगी, मगर दिल फिर भी एक छोटे बच्चे को जैसे दोस्त की कमी महसूस होती है, जिसके साथ वो बिना किसी मर्यादा के घुल मिल सके। वो कमी इस घर में केवल रवि ने पूरी की। दोनों साथ पाठ सुनते, खेलते, कूदते, यहाँ तक कि लड़ते और झगड़ते भी थे। इस घर की मंजली बहू गाना नन्ही रूप से, अभूतपूर्व सुंदरी, गुण से पढ़ी लिखी, और जैसे भगवान ने कोई कमी ही नहीं रखी हो। मंजली बहू और कादम्बरी के पति, इन दोनों भाभी देवर की आपस में बहुत बनती थी। वे इतिहास के, साहित्य की, खासकर शेक्सपियर के उपन्यास पर घंटे बैठकर चर्चा करते थे, और ये बातें कादम्बरी के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। उसके समझ में सिर्फ रवि की बातें आती थी। लाजमी है, दोनों एक ही उम्र के जो है ठहरे। मंजली बहू के पति यानी कादम्बरी के जेठ सतेंद्र नाथ को कादम्बरी नई बहू के रूप में इस जमींदार घराने के लिए उचित बात नहीं मानते थे, लेकिन पिता के फैसले के सामने उसके हाथ बंधे हुए थे। कादम्बरी के पिता इस घर के नौकर हैं, पर अब तो ये बेटी का ससुराल बन चुका था, और जल्द ही उसका यहाँ से दाना पानी भी उड़ गया। पिता के चले जाने का दुख कि कादम्बरी किसी से बनता ना बन सका। तब रवि की बदमाशियां, उसका मन बदलता, उसे हंसती, और इस तरह से समय के रफ्तार में दोनों युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन बचपन की आदतें गई नहीं हुई थी। अभी तक कादम्बरी का पति काम के सिलसिले में महीने बाहर ही रहता था, और वो उलझी रहती थी घर किताबों में। और अभी में कादम्बरी ने हमेशा अपने पति को खुद से एक स्थान ऊपर रखा था, जैसे वो उनसे प्रेम नहीं, उनकी पूजा करती हो। शायद इसी फर्क की वजह से भी उनमें कभी पति पत्नी का प्रेम उभर ही नहीं पाया, और ना ही एक दूसरे को इसकी जरूरत भी पड़ी, महसूस भी नहीं हुई। धीरे धीरे कादम्बरी में निखार आने लगा, और वो छलनी से रहने वाली कादम्बरी रूप यौवन मछली बहू को पीछे छोड़ गई थी। ये एहसास मंजली बहू को अखरने लगा था, तभी तो वो उससे कटी कटी रहती थी। घर की सबसे बड़ी बहू साहित्य में बहुत रुचि रखती थी, उन औरतों में से वो जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस करती थी। पर इस व्यवस्था में उनकी 28 साल की बेटी उर्मिला नौकरी के हाथों नौकरानी से के हाथ पड़ने लगी। मगर कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम मिला था। वे रवि के लिखी कविता को गीत बनाकर उर्मिला का मन महल पर डालती रहती थी। वो ऐसे ही करती रहती थी, क्योंकि संतान का सुख अभी तक उसको कादम्बरी को झेलना नहीं था, ना ही उसको मिला था। वो अपने पति की नजरों में आने के लिए सस्ती थी कि कब मेरे पति मेरे पास आए। यहाँ तक कि साहित्य में भी रुचि लेने लगी, ताकि उनके बराबर रह सके। एक दिन कमरे में कादम्बरी ने ना जाने कितनी बातें कही, लेकिन वो तो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ था। कोई जहाज कंपनी बनाने की सोच रहा था। पर जैसे ही मंजली वो अंदर आई, वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठ बैठ गया, और बड़े ही उत्साह से ये सारी बातें बताने लगा, जैसे कादम्बरी वहाँ मौजूद ही नहीं। ये बात मंजली बहू भी खूब समझती थी, और कादम्बरी भी इस तरह रवि कब इधर कविता लिखना शुरू किया, और कब से नई बहू कादम्बरी उसकी प्रेरणा बन गई, मालूम ही नहीं चला। अब तो विचित्र पत्रिका में आए दिन उसके लेख भी छपते थे। जब रवि उसे पढ़कर सुनाता, कादम्बरी का रोम रोम खुशी से खिलता। चलो, कहीं तो उसकी जरूरत है, कोई तो है जो उसे अहमियत दे रहा है। और इस तरह जिंदगी से एक हिस्सा चुरा कर दोनों अपनी ही दुनिया में रहते। कभी घंटे बातें करते हुए दिन भी ढल जाता था। अब देखते देखते अब तो कादम्बरी ने अपने पति के पास जाने की कोशिश भी छोड़ दी थी। एक कलाकार को उसकी प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल जाए तो दुनिया की सद्बुद्ध किसे रहती है। लेकिन घर के बाकी सदस्य और नौकरों को उनका हंसना बोलना अखरने लगा।
लोग बातें बनाने लगे, उनकी दोस्ती को गलत नाम देने लगे। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वह बांझ है। उसे रोता देख बड़ी बहू ने उर्मिला का भार कांदबरी को सौंप दिया। अब से तुम ही इसकी माँ हो। यहाँ दूसरी तरफ रवि को विदेश भेजा जा रहा था, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, जिसमें उसे जरा सा भी रुचि नहीं थी। मगर वो बाबा की बात टाल भी नहीं सकता था। जाने से पहले वो कांदबरी के कमरे में विदा लेने के लिए आता है, लेकिन वो बिना एक दिन भी भूले बिछड़े वक्त पहली बार उन्हें एक दूसरे से दूर जाने की पीड़ा का अनुभव हुआ, जो इससे पहले कभी उन दोनों को महसूस नहीं हुआ। कैसे प्रेम का नाम देना सही होगा। कांदबरी का पति भी अगले दिन उसे लेकर चंदन नगर हुआ रवाना होकर उसकी नई पहचान कंपनी जहाज का नाम रखा था। काम शुरू होने वाला था। 2 दिन बाद ही रवि वापस आ गया। समुद्री यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से नहीं जा पाया और यहाँ भैया और कांदबरी के पास चला आया। अगर कांदबरी कितनी खुश है, ये बात ज्योतिनाथ को भी छुपी नहीं थी और उसके बाद से ही वो रवि को दूर भेजने के नए नए रास्ते ढूंढने लगा। कभी मुंबई, कभी त्रिपुरा। ज्योतिनाथ बीच बीच में काम से आता जाता रहता। यह कांदबरी को मन ही मन ये दर्द सता रहा था कि कहीं कभी किसी दिन तो रवि को जाना होगा। जैसे जैसे उसका नाम और आगे होगा, लोग उसे उससे दूर ले जाएंगे। तब शायद वो उसकी कविता की पहली श्रोता नहीं बन पाएगी। उनका ये डर भी दूर हो जाता तो दूसरे पास ले आया। एक दिन नौका विहार करते हुए कांदबरी का पति कहने लगा कि चलो आज यहाँ से तर किनारे तक जाएंगे। पर कांदबरी ने झट से रवि की वहां पकड़ उसे कूदने से रोका। शायद कांदबरी के पति को कभी पानी में कूदना ही नहीं था। उसे तो सिर्फ देखना था कि कांदबरी किसे जाने से रोकती है। और जब अब साफ हो गया था कि एक दिन मंझली बहू के बेटे के जन्मदिन पर रवि इसको कोलकाता जाने का न्योता आता है और जहाँ जाते हुए कांदबरी से वादा भी किया था कि वो एक रात तक लौट आएगा। मंझली बहू ने रवि से बहुत सवाल किए। तुम भैया भाभी के पास चंदन नगर में क्यों पड़े हो? कोलकाता वापस क्यों नहीं आते हमारे पास? और हाँ, तुम यहाँ पर आकर रहो ना। रात रुकना है तो तुम्हें इधर शाम को जन्मदिन के जश्न में ज्योतिनाथ भी आया था और उधर कांदबरी घर पर अकेली है। वो लौट तो जाती, लेकिन मंझली बहू ने रोक लिया था। उनके पेट पे गैर संबंध है और उसके बाद समझ आती है कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है। मगर रवि ने वादा किया था। बारिश में भीगता वो लौट आया था। आज कांदबरी का भी जन्मदिन है, जो उसे याद है। दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने का यह एहसास लेके खड़े हुए थे और बीच में मर्यादा की एक लकीर खींची थी, जिसे पार करना भी चाहते थे और कर भी नहीं पाते। इतने दिनों बाद अब कदम भारी अपने पति के साथ कोलकाता वापस घर लौट आई, जहाँ मंझली बहू भी रहती है। नन्ही उमरिया को सीने से लगाकर वह बेहद खुश हो जाती है। ज्योति इंद्रनाथ अपने कमरे में मशरूफ हो जाती है और कांदबरी इंदिरा के साथ एक दोपहर सो रही होती है। लेकिन उसी टाइम अनर्थ हो गया था। कमरे में खेल रही थी उर्मिला के पास कांदबरी की आंख लग गई और उर्मिला न जाने कब बिस्तर से उतरकर बरामदे की सीढ़ियों में से गिर गई और बच नहीं पाई। सब ने कांदबरी को बहुत सुनाया, लेकिन सभी कभी माँ से कम प्यार नहीं दिया था। फिर इसलिए कांदबरी ने अपनी उन्हें नन्ही सी जान से दूर कर दिया था। अब एक दिन मंझली बहू ने अपने पति को एक पत्रिका दिखाई। रवि की लेख छपी थी, जिसमें उसने अपने प्रेमिका का वर्णन किया था और उसको सबको मालूम है कि असल में वो कांदबरी है। के लिए मंझली बहू ने जोर दिया, इससे पहले घर की इज्जत बाहर उछाली जाए, हमें रवि की शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे मालूम है वो बाबा की बातें नहीं टालेगा और जल्द ही वो लड़की भी देखना शुरू कर देते। रवि ने एक रोज कांदबरी से पूछा, क्या वो शादी कर ले? क्या तुम चाहती हो कि मैं शादी कर लूं? यही चाहती हो तो बताओ। कांदबरी ने अपने सारे एहसास दबा दिए, जिनका कोई भविष्य ही नहीं था। इन सपनों को पंख अगर कोई होगा, उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ मेरा रुझान समाज की नजर में पाप है, पर वो अपने पति की तरफ मरना भी चाहे तो उसे उनकी पीठ नजर आती है। हाल ही में उसे पता चलता है कि वो थिएटर में किसी नई अभिनेत्री के साथ समय गुजर रहे हैं, इसलिए रात रात भर घर नहीं लौटते। पूछने पर कांदबरी को उससे सीधा जवाब नहीं मिलता था। अब जल्द ही रवि की शादी हो गई थी। अब उसका कांदबरी के पास जाना भी कम हो गया था। उनकी दूरी बढ़ती चली गई। असल में कांदबरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन रवि के एक खाली कमरे में गई, जहाँ सुबह से शाम तक उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं होती थी। पर इस सफर बड़े एक किताब के पढ़ने पर उसने कुछ लिखा, देखा ये रवि की है, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो इकलौता रिश्ता जो अपना था
वो सब खत्म हो चुका था। वो कांदरी भी हो गई थी। चुपके से अपने कमरे के अंदर कोने में खड़ी कांदरी एक बार फिर उसे अंधेरे में खुद को निकालने की कोशिश करती रहती थी। एक बार और हिम्मत की जाए रोशनी ढूंढने की। आज शाम ज्योतिनाथ की जहाज कंपनी का उद्घाटन होने वाला था। उन्होंने कहा था तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। आज कादम्बरी खुद सोची अच्छी अच्छी बनूंगी, जिससे कि मैं अपने पति के साथ अच्छा सा वक्त गुजार पाऊंगी। और पहले उसे सोच खूब सजी सवरी पहले से फायदा था। आज कांदरी में अंतिम देश देख रहा था। इंतजार करते करते रात हो गई थी। वो नहीं आए। उसकी तो एक बार के लिए आंख भी लग गई थी। उठ गई। उसने जल्दी से अपने बाल सही किए, पहने हुए साड़ी ठीक की। अब क्या करे, तो वे बिस्तर पर पड़े कपड़े तय करने लगी। तभी उसके पति की कुर्ती से एक खत मिला। किसी औरत का था। वह पेट से है, उन दोनों का बच्चा है। तभी नीचे से आवाज आई, ज्योति बाबू आ गए हैं, गाड़ी भेजी है। मगर अब वाकई में बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी की गाड़ी फिर से पकड़ने के लिए बहुत देर हो रखी थी। अच्छा है कि सही आराम कर लूं। सुबह दरवाजा तोड़कर जब खोला गया, कांदरी मर चुकी थी। साथियों, उसके सारे अरमान एक ही पल में सब खत्म हो गए थे। एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के सारे अरमान उसके साथ सो गए थे। घर वालों ने बदनामी से कि डर से उसके आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम देकर बात दबा दी। आगे जाकर कांदरवी की जीवनी पर एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम था कांदरवी की मौत की खबर। ये रविंद्रनाथ को टैगोर को तोड़कर रख गया था। कवि कांदरवी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी। मूवी यहीं पर खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।